डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, प्रतिरक्षी बनते हैं। तो लाल अस्थि मज्जा में देखिए हमारे शरीर में बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। हालांकि इसका निर्माण भ्रूण अवस्था एम्ब्रॉयो स्टेज में यकृत या जिगर या लीवर के मेजोडर्म कोशिका में होता है। और हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, जो एक बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि यदि आपसे पूछे तो लिम्फैटिक ग्लैंड हो जाएगा, जो प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है, जो आरबीसी का कब्रगाह एवं इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में केप कैमरून स्थित है? तो हिंद महासागर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कैमरून है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमरून है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितना डिग्री कितना मिनट? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली हो जो निर्वात के बीच ऊष्मीय संचरण को रोकता है। देखिए थर्मस ग्लास का खोज डीबर ने किया था और यह थर्मस ग्लास एक ऐसा युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जिसमें चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण तीनों विधि से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों विधि से ऊष्मा का संचालन नहीं होता है। अतः इसमें रखा हुआ द्रव्य अपने तापमान को लंबे समय तक बनाए रखता है। हालांकि थर्मस में दो ग्लास के बीच निर्वात रहता है और निर्वात में चालन और संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण या ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, संचालन संवहन। क्यों? क्योंकि निर्वात में ना ही संचालन होता है और ना ही संवहन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? इसे कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। इसमें है नेफेथिस, बी ऑप्शन। इसे ही नेपथेनिज प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथेनिज प्लांट कहते हैं। यह कीटभक्षी पौधा, जिसे अंग्रेजी में कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, यह अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। किसका करता है? कीटों का भक्षण करता है, मतलब कीटों को खाता है, जैसे नेपथेनिज, ड्रोसेरा, पिंगुएला एवं घटपर्णी, या इसे ही पिजन प्लांट कहा जाता है। ये सभी कार्निवोरस प्लांट का उदाहरण है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ड्रोसेरा को एक और नाम से जानते हैं, जो इसे सनड्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोसेरा को सनड्यू कहा जाता है। और पिंगुएला को ब्लाडर वर्ट कहते हैं। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नेपथेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 तत्वों की मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में कार्बन भी मिलाया जाता है। कितना कार्बन मिलाया जाता है? 0.25 से लेकर 1.5% तक। ठीक है। कितना से कितना? 0.25 से लेकर 1.5% तक इसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 1 2 3, क्रोमियम, निकेल और लोहा। एल्यूमिनियम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें से कौन सा एक मोलस्क के शरीर का उत्पाद है? तो देखिए, मोलस्का संघ के जंतु का शरीर अखंडित, अनसिगमेंटेड एवं मुलायम सॉफ्ट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ CaCO3 का बना हुआ सेल या स्कल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, CaCO3 का बना हुआ एक सेल से ढका हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल है घोंघा, मोती, सीप एवं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसका और भी उदाहरण है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। देखिए, इसे ध्यान से समझेंगे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया और बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता या कुनिक कहा गया। लेकिन भले ही अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना गया, लेकिन अजातशत्रु के काल में रत्नमोशन एवं महाशिलाकंटक नामक दो नए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए मगध क्षेत्र को हिस्सा बना लिया। अजातशत्रु ने अपने राजधानी राजगीर की किलेबंदी करवाया और अजातशत्रु के काल में ही महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर के सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की आयोजन कहाँ किया गया? सतपर्णी गुफा में। और इस प्रथम बौद्ध सम्मेलन में सूत पिटक की रचना आनंद और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश की जानकारी है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश करने को लेकर के बनाए गए नियम व कानून है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ 21 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 या 23 सितंबर। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी में या किसी चीज़ में नोट कर लेंगे। 22 या 23 सितंबर को माना जाता है। तो देखिए, 22 या 23 सितंबर को क्या होगा, सबसे पहले उसको जानने के लिए अब इस फिगर में देखिए, इस लाइन को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इससे बोलते हैं सीधी रेखा को विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और इसे कहते हैं मकर रेखा। और इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर एस से साउथ हो गया और यहाँ एन से नॉर्थ। ठीक है, तो और ये जो दोनों जो क्षेत्र है इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो एरिया है यहाँ, और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो एरिया, ये जो भाग है ये वाला, ये दोनों को मिलाकर जो यहाँ से कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर समझे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के सामने ही सूर्य सालों भर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तब क्वेश्चन बना कि सूर्य जब विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, कहाँ रहता है? विषुवत रेखा, यह है ना विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, तो पूरे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश एक समान पड़ने से दिन एवं रात बराबर हो जाता है। इस घटना को इक्विनोक्स या विषुव कहा जाता है, जो वर्ष में 2 बार होता है। पहली बार हुआ 21 मार्च को और दूसरी बार हुआ 22 या 23 सितंबर को। ठीक है, पहली बार कब हुआ? 21 मार्च और दूसरी बार हुआ 22 या 23 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च के घटना को कहा गया बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनोक्स, और 22 या 23 सितंबर की घटना को शरद विषुव, ऑटोनोमस इक्विनोक्स कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो निकल गया होगा। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, शरद विषुव, क्योंकि 22 या 23 सितंबर की घटना को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस इक्विनोक्स, शरद विषुव कहा जाता है। और यहाँ पे जो बसंत विषुव है वो बसंत विषुव कब हुआ? 21 मार्च को हुआ। ठीक है, 21 मार्च को हुआ बसंत विषुव, जिसे स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? हॉकी से। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। चलिए इसमें कुछ और जानते हैं।
यदि आपसे पूछे कि सबसे कठोरतम धातु, तो प्लेटिनम हो जाएगा, और सबसे कठोरतम अधातु पूछे तो हीरा हो जाएगा। देखिए, पदार्थ पूछे या अधातु पूछे क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक आघात वर्धीयता, मेलिएबिलिटी, मतलब चोट सहन करने की क्षमता किसमें है, तो सबसे ज़्यादा जो मेलिएबिलिटी का जो क्षमता है, चोट सहन करने की जो क्षमता है, वो प्लेटिनम में है। ठीक है, और सर्वाधिक तन्यता, डक्टिलिटी का गुण, मतलब पतला से पतला तार में इसे खींचा जा सके, वो गुण किस में पाया गया? तो वो गुण जो है वो गोल्ड में पाया गया, सोना में पाया गया। अब अपने बॉडी में अगर देखें तो शरीर का सबसे कठोरतम तत्व जो मोती जैसा चमकते रहता है वो है इनामेल, और शरीर का कठोरतम ऊतक बोन हो जाएगा। शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक ब्लड, रक्त हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आपका जो इसमें आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा, अधातु हीरा, और धातु पूछे तो प्लेटिनम, मेलिएबिलिटी का गुण पूछे तो प्लेटिनम, और डक्टिलिटी का गुण पूछे तो गोल्ड, सोना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दूध उत्पादन के लिए। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत, ब्लैक डेथ किससे कहते हैं? प्लेग को, जो चूहा के द्वारा फैलता है। प्लेग रोग इसे ही कहेंगे काली मौत, ब्लैक डेथ, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। यह संक्रमण चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू से होता है। किससे होता है? चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू से होता है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लेग रोग। इसमें सभी ऑप्शन को देख लेंगे। कैंसर जो है वो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। HIV एड्स जो है वो ह्यूमेनो एमिनो वायरस के कारण होता है। और अब बचा मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वायरस के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वायरस के कारण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है? तो जीवाश्म को अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल। जीवाश्म मुख्य रूप से किस चट्टान में पाया गया? तो एक लाइन में याद रखेंगे, जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो सभी सेडिमेंट्री या तलछट्टी चट्टान या परतदार चट्टान में पाया जाता है। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नीश, यह तीनों अग्नेय चट्टान का हिस्सा है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नाइस, ये जो तीनों है वो किस चट्टान का हिस्सा है? तो अग्नेय चट्टान का हिस्सा है। और जितने भी अग्नेय चट्टान हैं इसमें जीव जंतु का अवशेष या जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, तलछट्टी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाना क्या है? तो जापान में फूलों का मंजूषा का विन्यास है, पुष्प विन्यास। इसे हम लोग कहते हैं बुक्के। बुक्के की सजावट को ही कहेंगे इक्वाना। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? जापानी पुष्प विन्यास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का मान है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप 180 डिग्री या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर ही लगाएंगे, पश्चिमी कभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? तो किसने कहा? उन्होंने कहा जिन्होंने निष्क्रिय विरोध का सहारा लेते हुए पांडिचेरी में उर्विले आश्रम की स्थापना किया। तो किसने किया था? अरविंद घोष ने। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन, मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो जाता है तो वह स्थिति होती है। तो यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो एवं वस्तु की मात्रा कम हो जाता है, मतलब मुद्रा सस्ता और वस्तु महंगा हो, तो इसी अवस्था को इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम होता है और वस्तु की क्रय शक्ति क्षमता अधिक हो जाता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और इसी अभिलेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
जो गुजरात के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र प्रांत में, उसे ही स्कंदगुप्त ने पुनः निर्माण करवाया था। तो क्लियर है, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? इसे ध्यान से समझेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हैं, 1347 ईस्वी जो 14वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया, और 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, और इसका पहला वंश था अपने पिता के नाम पर संगम वंश। क्या था? संगम वंश। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 14वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसे गति में आने से रोकती है कहलाती है? इनर्शिया, जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व का नियम किससे कहा गया? तो गति का प्रथम नियम से, और इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसे ध्यान से देखेंगे। प्राचीन राजवंशों का क्रम है जिसका एक कोड है, आप याद रखेंगे, हसीन, मशुक, सा। अब देखिए, ह से हो गया हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार हैं। सी से शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक खुद शिशुनाग हैं। और न से हो जाएगा नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्म नंद। म से मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सु से शुंग वंश जिसके संस्थापक कुशनमित्र शुंग। क से कण्व वंश जिसके संस्थापक वासुदेव। और सा से हो गया सातवाहन वंश जिसके संस्थापक हैं सिमुक। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ह से हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक खुद वो शिशुनाग थे। और न से नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्म नंद। म से मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सु से शुंग वंश जिसके संस्थापक कुशनमित्र शुंग। क से कण्व वंश जिसके संस्थापक वासुदेव। और सा से सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुक थे। सभी को क्लियर हो गया होगा। आपका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसे ध्यान से समझेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर करते हैं। यहाँ तक समझ गए? आगे में थोड़ा सा भिन्नता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, जबकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, जबकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति केवल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ही सलाह लेकर नियुक्ति करते हैं। क्लियर है सभी को? आप आंसर निकालिए। राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत जैन धर्म को बौद्ध धर्म से भेद किया जाता है? तो इसमें सभी को देखना पड़ेगा। अष्टगुण पथ के आचरण बिल्कुल दोनों माना। वेदों के भ्रमाति तत्व सिद्धांत की अस्वीकृति, तो वेदों को दोनों ने अस्वीकार किया। पुनर्जन्म में विश्वास, तो दोनों ने विश्वास किया, लेकिन जैन धर्म ने पुनर्जन्म को मुख्य कारण आत्मा और बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को इच्छा को बताया। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। वस्तु या व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आत्मा का दायित्व, मतलब यह दोनों में अलग अलग था, क्योंकि बौद्ध धर्म था अनात्मवादी जबकि जैन धर्म था आत्मवादी। क्लियर है सभी को? इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किससे नहीं हो सकती? विधानसभा के
सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला विद्यालय किसके शासन से संबंध है? तो इसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो कनिष्क के काल में वास्तुकला, और वास्तुकला में सबसे ज़्यादा विकास गंधार कला शैली का हुआ। इसे मिश्रित कला शैली कहा गया। इस शैली पर गंधार और भारत दोनों पर प्रभाव पड़ा, और इस शैली में निर्मित सबसे ज़्यादा मूर्ति महात्मा बुद्ध का है। आपका आंसर क्या निकला? ए ऑप्शन, कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? देखिए, शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1680 में हो गई इनकी मृत्यु। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में करवाया, और इनका राज्याभिषेक बनारस के महान पंडित गंगाधर भट्ट के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला पद की उपाधि धारण किया। तो क्लियर है सभी को? आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि 1627 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। ये आया था 399 ईस्वी में और गया था 414 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। आया था कब? 399 ईस्वी में और गया था 414 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आया था कब। ठीक है, तो ये कब आया था? इसे देखिए, 300 से 399 तक रहेगा तो होगा चौथी शताब्दी। क्या हो जाएगा? चौथी शताब्दी। और 400 से 499 तक रहेगा तो हो जाएगा पाँचवीं शताब्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि आया कब, तो आया था 399 में, और जब ये 399 रहेगा तो होगा चौथी शताब्दी। यदि आपसे पूछता कि गया था कब, तो गया था 414 ईस्वी में, और जब 414 ईस्वी रहेगा तो होगा पाँचवीं शताब्दी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आया था कब? चौथी शताब्दी में आया था। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश कर सकने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए? तो राज्यपाल की। देखिए, राज्य में होगा राज्यपाल, लेकिन केंद्र में हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र में पूछता तो क्या होता? राष्ट्रपति, और राज्य में हो जाएगा राज्यपाल। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में केंद्र के धन विधेयक की परिभाषा है, जबकि अनुच्छेद 109 में विशेष प्रक्रिया है। 109 में क्या है? विशेष प्रक्रिया, और 110 में केंद्र के धन विधेयक की परिभाषा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के हाइड्रोजनीकरण के क्या लक्ष्य हैं? तो इसके गलनांक को बढ़ाना। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गलनांक को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध करीब करीब किनके जीवन काल तक जीवित थे? तो चीन का कन्फ्यूशियस। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज का 7 वर्गों में विभाजित को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था। तो किसमें किया गया था? देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसकी रचना इंडिका से मिलता है। किससे मिलता है? इंडिका से मिलता है। और इसी इंडिका में कहा गया है कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालांकि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिकास में इसकी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से सभी कथन सही है सिवाय इसके। मतलब इसमें कोई एक गलत है और बाकी 3 जो है वो सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रगतिशील शहरी सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों को लोहे की जानकारी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। यह कहना मुश्किल है कि लोग किस प्रजाति के थे, तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कमेंट किया है।
डी ऑप्शन में देखें, लोगों को कृषि के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो कृषि उपज के बारे में पता था, सभी फसल को छोड़कर सभी फसल का उत्पादन करते थे। यदि एक लाइन में आंसर देखें तो लोहा की जानकारी नहीं था, क्योंकि लोहा की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी एवं अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गरीबी एवं भारत में गैर ब्रिटिश शासन, इसे अंग्रेजी में कहेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गरीबी एवं भारत में गैर ब्रिटिश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला किस कथा का चित्रण करती है? तो देखिए, अजंता की चित्रकला गुप्त काल से है। गुप्तकालीन अजंता में कुल मिलाकर 29 गुफा हैं। इसमें 16, 17 और 19 का संबंध गुप्त काल से है, जिसमें 16 में मरी हुई राजकुमारी जबकि 17 में जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंध है। आपका आंसर निकल गया होगा, सी ऑप्शन जातक। और जहाँ पे जातक लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे 17वीं गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या लिखेंगे? 17वीं गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। कौन कौन? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया। अश्वघोष जो चौथे बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष भी बने थे, जबकि अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों ओर मठों की स्थापना किसने की? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया और इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए में देखें, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी में देखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को आधार बनाया गया। ऑप्शन सी में देखें, भारतीय परिषद 1861 के द्वारा गवर्नर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी में देखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दिया गया है। क्लियर है सभी को? आपका जो इसमें आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय परिषद 1861 के द्वारा गवर्नर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है शासनकाल के सिद्धांत एवं प्रयोग से। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि डांडी यात्रा प्रारंभ किया तो 12 मार्च 1930 हो जाता। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछता कि डांडी यात्रा प्रारंभ कब किया तो 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके लिए आज का लास्ट सवाल, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में प्रारंभ किया गया था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।